आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 9 हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। आपको रसायन शास्त्र का जो बैकबोन होता है, रीढ़, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो रसायन शास्त्र की रीढ़ होती हैं, उसका सेंटर पॉइंट होता है, उसका मेन चीज होता है। अब यहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रिया रसायन शास्त्र की क्या होती है? रीढ़ होती है। और रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स, वे यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं ये निश्चित नियम के अनुसार होती हैं, निश्चित नियम के अनुसार होती हैं। और इन निश्चित नियमों को ही तो कहते हैं हम रासायनिक संयोग के नियम। यानी प्रकृति में घटने वाली सारी घटनाएं निश्चित नियमानुसार होती हैं, जिनको हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं निश्चित नियमों के अनुसार होती है। इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। यहाँ पर तत्व जो होते हैं वे रासायनिक प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब देखिए, ये जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं वे निश्चित नियमानुसार होती हैं, और इन्हीं निश्चित नियमों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। और ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति में सारी घटनाएं निश्चित नियमानुसार होती हैं। अब रासायनिक संयोग के नियम जो होते हैं, इनके प्रकार जो है, प्रकार आप द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अनस्वरता का नियम, अनस्वरता का नियम, ये जो है आपका, ये पहला पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हम क्या करेंगे? अभी और भी है, 4-5 है इसमें, ठीक है। पहले हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया हो, चाहे उसमें भौतिक परिवर्तन हो या उसमें रासायनिक परिवर्तन हो, प्रतिकारकों एवं प्रतिफलों का द्रव्यमान जो होता है उसमें न कोई वृद्धि होती है और न ही कोई कमी होती है। यानी प्रतिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान में न कोई वृद्धि होती है, न कोई क्षति होती है, कोई हानि नहीं होती है। तो ये जो है, इसको हम क्या कहते हैं? अनस्वरता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप कह सकते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया में
प्रतिकारकों का कुल, प्रतिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये देखिए, जैसे आप ले लो, इसमें मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट को तुम गर्म करते हो, क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अब ये देखिए यहाँ पर कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 तियाँ 48, यानी टोटल हो गया कितना? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो 40 और 16 56 ग्राम, और ये कार्बन 12, 16 दूनी 32, कितना? 44 ग्राम। तो 56 और 44, 56 प्लस 44 कितना? 100 ग्राम। यानी इधर वाला क्या है? प्रतिकारक। प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है जी? बराबर होता है। यानी द्रव्यमान में कोई क्षति नहीं होती है। अब जैसे और भी एग्जाम्पल ले लो, बी में जैसे HgO है, 2Hg कर दो या HgO रहने दो, ये विघटित होगा तो क्या होगा? Hg प्लस हाफ O2, O2 2 कट जाएगा, एक बच जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर Hg मरकरी का 200, 200 प्लस 16 कितना हो गया? 216 ग्राम। मरकरी कितना? 200, और ये 2 कट जाएगा, याद रखिएगा। ये अणुरूप में दर्शाने के लिए O2 लिखे हैं। एक ऑक्सीजन है, कितना? 16 ग्राम। तो इधर भी टोटल 200 ग्राम और इधर भी टोटल कितना? 200 ग्राम। यानी कोई भी प्रतिक्रिया हो 216 ग्राम, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे तुम और कोई ले लो, जैसे मान लो बर्फ ले लो, बर्फ और ये हो गया जल। इस बर्फ को तुम किसी बर्तन में रख लो तो यहाँ पर ये पिघल जाएगा और क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो इसका जो वेट होगा, इसका ये इसके वेट के बराबर होगा। या और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, एरो, NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अम्ल, भस्म, लवण और जल। ये क्या है? अम्ल, भस्म, लवण और जल। अब यहाँ देखो, इसका 1 और 35.5, 36.5 ग्राम। सोडियम का 23, 16, 39 और 1 40 ग्राम। इधर देखो 23 और 35.5, 58.5 ग्राम। H2O का 2 हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन 16, यानी 18 ग्राम। तो यहाँ पर इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 76.5 ग्राम। और ये भी हो गया 76 कितना? 5 ग्राम। तुम देख सकते हो द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू total weight of products. So all these reactions are obey the law of conservation of mass. ये सारी प्रतिक्रियाएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या करती हैं? ये पालन करती हैं, क्योंकि इनमें कोई कहीं भी द्रव्यमान की न क्षति हो रही है और न ही वृद्धि हो रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट
स्थिर अनुपात का नियम ये जो कहता है, जैसे कोई भी यौगिक हो, पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। ये जो है स्थिर अनुपात का नियम में, जैसे किसी रासायनिक यौगिक में समान प्रकार के तत्व, किसी रासायनिक यौगिक में समान प्रकार के तत्व भार या द्रव्यमान के विचार से सदैव एक निश्चित या स्थिर अनुपात में होते हैं। ये देखिए कहता है कोई भी रासायनिक यौगिक हो, कोई भी रासायनिक यौगिक, ठीक है, अगर आपका उस यौगिक को, इसे 1 मिनट हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले लेके चलते हैं। जैसे ये मान लो H2O है। H2O कैसे बना है? हाइड्रोजन एवं क्या, ऑक्सीजन से। सबसे पहले आप ये देखिए, तो ये जो है आपका किसी रासायनिक यौगिक में समान प्रकार के तत्व। अब ये जो जल है, ये जो जल है इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का भार क्या है? 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, या इसको हम कह सकते हैं 1:8। अब इस जल को, ये जल क्या है? रासायनिक यौगिक है। अब तुम इस जल को किसी भी तरीके से बनाओ, चाहे वो प्रोसेस आपका कोई भी हो, और चाहे इसे कहीं भी बनाओ, इंडिया में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, जापान में बनाओ, जर्मनी में बनाओ, कहीं भी बनाओ, उससे नहीं मतलब है। यानी प्रोसेस और प्लेस इसका कोई इसमें रोल नहीं है। आप ये जानिए कि कोई भी यौगिक हो, उसमें जो तत्व हैं उनके भारों का अनुपात हमेशा स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। या ऐसा नहीं हो सकता है कि जल में, इंडिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है तो अमेरिका में 2:5 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। एक ही प्रकार के यौगिक, यहाँ पर ये यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे ये CO2 है। CO2 में क्या क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर कार्बन अनुपात ऑक्सीजन क्या होगा? कार्बन 1 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी 32, क्या होगा? 4×3 12, 4×8 है 32। अब यहाँ पर CO2 किसी भी प्रोसेस से बने, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव क्या होगा? 3:8 होगा। ये ध्यान रखिए, 3:8 ही होगा। जैसे आप C, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी क्या क्या है? कार्बन एवं ऑक्सीजन। हम इसका डायरेक्ट दिखा देते हैं आपको। कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, 1 कार्बन है 12, 1 ऑक्सीजन है 16, कितना हो जाएगा? 4×3 12, 4×4 16। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात हमेशा 3:4 बने, चाहे रहेगा, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी भी तरीके से क्यों ना बनाया जाए और कहीं पर भी क्यों ना बनाया जाए, कोई भी प्रोसेस हो, यहाँ पर रेशियो विल बी कांस्टेंट, रेशियो विल बी डिफिनिट। ये ध्यान रखिए, तभी तो इसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पर ये जो यौगिक है, इसका अवयव कंपोनेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड इज 3.4 विच इज कांस्टेंट। ये जो है आपका, अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल, मान लो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, ये जो है आपका कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा?
1:16 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किसी भी तरीके से बनाया जाए, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 कितना 1:16। ये जो है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एक बात और ध्यान दीजिए आप, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये नियम का पालन तभी होगा जब तत्व के एक ही समस्थानिक भाग लें। जैसे आप मान लो यहां पर ये नोट करके, जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं आइसोटोप्स, 2 समस्थानिक C12 एवं C14 होते हैं। अगर तुम्हारा C12, ध्यान देना, C12 का CO2 रहेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा 12:32, 3:4 32 4 8 है, ये देखिए 3:8 होगा। अगर आपका ये अगर कार्बन 14 वाला होगा, कार्बन के 2 समस्थानिक, अगर कार्बन 14 यानी कार्बन के ये वाला अगर समस्थानिक रहेगा और क्या बनाएगा, अगर CO2 बनाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात ये कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 32, कितना होगा ये 7:16। ये देखिए ये डिफर कर गया, यानी ये जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये क्या कहता है, ये कहता है कि इस नियम का पालन किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार, किसी भी तत्व के एक ही समस्थानिक का उपयोग किया जाए, एक ही समस्थानिक का उपयोग करोगे तब जाकर के ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का पालन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी यहाँ पर अगर कार्बन और 12 का एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि आपका कोई भी तत्व हो अगर उसके अलग अलग समस्थानिक हैं तो अलग अलग समस्थानिकों से तुलना नहीं करेंगे। यहाँ पर ये कार्बन 12 वाला है, ये कार्बन 14 वाला है, तो ये 12 की जगह 12:32, यहाँ 14 वाला में 14:32, तो यहाँ पर ये देखिए डिफर हो गया ना। इसीलिए ये चीज़ एक नोट ध्यान रखिएगा कि किसी भी तत्व के एक ही समस्थानिक भाग लें, ये नहीं कि किसी तत्व के अगर 2 या 2 से अधिक समस्थानिक हैं और सभी का अलग अलग कंपाउंड बना के कहिएगा कि यहाँ पर कहाँ पालन करता है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये नियम पहले परिभाषा देखिए, ये क्या कहता है। जब 2 भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। वे यानी इस तत्व के भिन्न भिन्न भार
एक सरल अनुपात में होते हैं। ये देखिए कहता है कि कोई भी दो तत्व, एग्जाम्पल से देखिए तब परिभाषा समझाएंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से तुम कौन कौन से तत्व बना, यौगिक बना सकते हो। ये दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर दो तत्व, दो यौगिक, दो डिफरेंट तत्वों से दो यौगिक बनाओ। H2O एवं क्या बनेगा, H2O2, जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पर इसमें H2O को देख लो, H2O में अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, 1 अनुपात 8। अब आइए H2O2 में H अनुपात ऑक्सीजन 2 अनुपात 16 दूनी 32, 1 अनुपात 16। ध्यान से H2O में हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, यहाँ 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। इसमें आ गया 1 अनुपात 8, 1 अनुपात 16। अब यहाँ देखो ध्यान से कि दोनों में एक तत्व है, कौन सा, ऑक्सीजन। इसका भार जो है भिन्न भिन्न है, देख रहे हो ना, 8 और 16। लेकिन हाइड्रोजन का जो भार है वो क्या है, वो है सेम। हाइड्रोजन का भार सेम है और ऑक्सीजन का भार डिफरेंट। अब यहाँ पर हम आते हैं परिभाषा में कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व के, यहाँ पर किसका भार भिन्न भिन्न है, ऑक्सीजन का। एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के एक निश्चित यानी समान भार, एक निश्चित को समान भी कह सकते हैं, यहाँ एक निश्चित या समान भार से संयोग करते हैं। कमा दीजिएगा, वे कौन भाई, कौन वे, ये वाले भिन्न भिन्न भार। वे भिन्न भिन्न भार एक सरल अनुपात में होते हैं, या गुणित अनुपात में, वे एक गुणित अनुपात में होते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर किसका भार सेम है, हाइड्रोजन का 1 अनुपात 1, और इस हाइड्रोजन के सेम भार से ऑक्सीजन के डिफरेंट जो भार हैं वो कितने हैं, 8 और 16। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों में हाइड्रोजन के समान भार यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार यानी 8 एवं 16, 8 ग्राम एवं 16 ग्राम क्या करते हैं, संयोग करते हैं। इसलिए किसका भार भिन्न भिन्न है, ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भारों का अनुपात, भिन्न भिन्न भारों का अनुपात, भिन्न भिन्न भारों का अनुपात, भिन्न भिन्न भारों का अनुपात कितना है, 8 अनुपात 16 यानी 1 अनुपात 2। ये देखिए ये जो है यहाँ पर आप मिला लीजिए, पूरा डिफिनेशन मिला लीजिए कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से
भिन्न भिन्न भार एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, वे भिन्न भिन्न भार एक गुणित अनुपात में होते हैं, यानी 8:16 यानी 1:2। ये रहा आपका, जैसे ये एग्जाम्पल और ले सकते हो। जैसे मान लो कार्बन एवं ऑक्सीजन, ये डिफरेंट तत्व हैं, क्या क्या बनाएंगे, CO2 एवं CO। अब देखो यहाँ पर CO2 में कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 12:32, 3:8, और CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना हो जाएगा, 12:16, 3:4। ये देखिए दोनों में ऑक्सीजन का डिफरेंट भार है और कार्बन का सेम भार है। यानी आप फिर डिफिनेशन मिला सकते हो कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से संयोग करके भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो क्या है, तो उनमें एक तत्व कौन, ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भार। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ही भार भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, ये तो यौगिक पे कंपाउंड पे निर्भर करता है। यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीजन का भार डिफरेंट है और ये डिफरेंट भार कार्बन के सेम भार से संयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दोनों में कार्बन के समान भार, यानी कितना से 3 ग्राम से ऑक्सीजन के 8 ग्राम एवं 4 ग्राम क्या करते हैं जी, संयोग करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 8:4 या 4:8 यानी 2:1। ये क्या है, गुणित अनुपात है, इसी को कहते हैं गुणित अनुपात। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यहाँ पर ये डिफिनीशन समझने से पहले आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, ये एक तीसरे तत्व हाइड्रोजन से संयोग करते हैं। अब यहां देखिए, जब दो भिन्न भिन्न तत्वों के भारों का अनुपात जिसमें वे दोनों तत्व पृथक एक तीसरे तत्व कौन है जी, हाइड्रोजन, यहां पर तीसरे तत्व से संयोग करके एक निश्चित भार से तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, या तो अनुपात समान होता है या उन भारों का सरल अपवर्त्य होता है। यहाँ देखो, जैसे दो तुमने तत्व ले लिया, कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन, तीसरा तत्व तुमने लिया हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करके मीथेन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संयोग करके H2O। और ये देखिए कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्वों के भारों का अनुपात जिससे वे दोनों तत्व पृथक एक भिन्न तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से, ध्यान दीजिएगा, संयोग करते हैं, तो या तो अनुपात समान होता है या उन भारों का सरल अपवर्त्य होता है, जिससे वे दोनों, ये देखिए ये क्या बनाएगा, CO2, वे दोनों तो आपस में संयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम CH4 और H2O का निकाल लेते हैं। यहां पर ध्यान दो, कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाता है, CH4 में कार्बन एवं हाइड्रोजन कितना, कार्बन 12, एक हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन 4, 3:1, इसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन 1। अब देखो यहाँ पर देखो H2O में क्या है, H अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अनुपात हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन 2 अनुपात कितना 16, 1 अनुपात कितना 8। अब यहाँ पर दोनों में किसका सेम है,
दोनों में किसका सेम है, इसको कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कार्बन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये जो है इसमें क्या हो जाएगा 4:12, तो ये हो जाएगा 1:4। अब देखो इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन का भार सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन का भार कितना है 1, तो CH4 में 1 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम कार्बन से संयोग करता है और H2O में 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है। तो दोनों में यहां पर ध्यान देना है, वे दोनों तत्व पृथक पृथक एक भिन्न तीसरे। अब यहां पर जरा मिला लीजिए, पहले हम इन दोनों में हाइड्रोजन क्या है समान है, इन दोनों में क्या हाइड्रोजन के समान भार कितना है हाइड्रोजन 1 ग्राम से। अब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का भार क्या है भिन्न भिन्न है, से कार्बन एवं ऑक्सीजन ये जो है यहाँ पर ये आपका 3 होगा 4 नहीं होगा। तो ये कार्बन एवं ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना होगा, ये देखो कार्बन का 3 ऑक्सीजन का 8। यहां ध्यान दीजिए कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन का भार सेम है, कार्बन ऑक्सीजन का 3:8 है। इन दोनों का तो निकाल लिए, अब इस तीसरे का निकालिए। ये जो दोनों तत्व कहता है कि एक भिन्न तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, या तो अनुपात समान होता है या उन भारों का सरल अपवर्त होता है जिसमें वे दोनों तत्व आपस में संयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं। अब तीसरा यौगिक कौन बना CO2। ये देखिए CO2 में कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, कार्बन 12 16 दूनी 32, 3 अनुपात कितना हो गया 8। अब ये जो है, अब ये आपका ये जो है क्या है, यहाँ पर इन दोनों में कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 3:8, CO2 में कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 3:8 है। तो दोनों अनुपात क्या है जी सेम है। यही कहता है या तो अनुपात समान होता है, देखिए ध्यान से, या तो अनुपात समान होता है या उन भारों का सरल अपवर्त होता है। अगर 3:8 नहीं रहता तो 6:16 या 9, और ऐसे मतलब, लेकिन ये गुणा होता है, या तो समान हो या अपवर्त्य हो। तो हम देखेंगे पहला अनुपात, ये पहला अनुपात इन दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8, और जो CO2 बना इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दोनों सेम है। इसका मतलब है कि ये जो यौगिक हैं, ये यौगिक व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं। एक बार एग्जाम्पल को फिर से समझ लो, जैसे हमने कोई 2 तत्व लिया भिन्न भिन्न, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये दोनों तत्व एक तीसरे तत्व हाइड्रोजन से संयोग किया अलग अलग, तो कार्बन बनाएगा हाइड्रोजन से संयोग करके मीथेन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन संयोग करके H2O बनाएगा। इन दोनों में हाइड्रोजन का समान भार और कार्बन और ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न कितना 3:8। और ये जो पहले जो 2 तत्व लिए थे कार्बन ऑक्सीजन, क्या बना CO2। अब इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना 3:8। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब यहीं पर आप एक देख लीजिए लास्ट 5वां गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, हिंदी क्या होगा यहाँ पर गे-लुसैक के गैसीय आयतन का नियम।
ये कहता है गे लुसेक के गैसीय आयतन का नियम कहता है कि अगर कोई भी प्रतिक्रिया अगर गैसीय अवस्था में हो, इट मीन्स ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड गैसियस रिएक्शंस। यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसके डिफिनेशन में कुछ नहीं है। यहाँ पर यदि कोई प्रतिक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो उनमें प्रतिकारकों एवं प्रतिफलों के का जो आयतन होगा वो एक सरल अनुपात में होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, N2 गैस, H2 गैस और ये क्या होगा 2NH3 गैस। ये है प्रतिकारक, इसका कितना आयतन है 1 वॉल्यूम, इसका कितना आयतन है 3 वॉल्यूम और इसका कितना आयतन है 2 वॉल्यूम। तो इनके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात है, इसलिए आयतनों का अनुपात 1:3:2 ये क्या है, एक सरल अनुपात है। एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लो, किसी भी गैसीय प्रतिक्रिया में यानी जिसमें प्रतिकारक एवं प्रतिफल सभी गैसीय अवस्था में रहते हैं, उनके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, रुको मीठे, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। जैसे ये देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल बी ले लो, मान लो ये H2 गैस है, O2 गैस है, ठीक है, और ये आपका स्टीम है, भाप है। तो यहाँ पर ये हाफ O2 कर देते हैं, तो ये हो गया। अब देखो, या इसको हम 2 कर देते हैं, एक काम करते हैं 2 कर दो, इसको हटा दो, O2 कर दो, O2 ही रहने दो, और ये हो जाएगा 2H2O। तो सभी गैस हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट इन दिस रिएक्शन। सो द वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा 2 वॉल्यूम, हाइड्रोजन के 2 आयतन हैं, बिकॉज द स्टेशियोमेट्री ऑफ H2 यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर द स्टेशियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन 1 और स्टेशियोमेट्री ऑफ H2O कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम, इसलिए आयतनों का अनुपात बराबर 2:1:2। ये एक क्या है जी, ये एक सरल अनुपात में है। तो ये आपका गे-लुसेक ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर शुड बी इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर आपका यही है, गैसीय प्रतिक्रिया में केवल याद रखिएगा कि गे-लुसेक उसी प्रतिक्रिया के लिए अप्लाई होता है जो कि गैसीय अवस्था में रहती हैं, जिन्हें प्रतिकारक और प्रतिफल सभी गैसीय अवस्था में जी दिए है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 9। उम्मीद है कि 1 या 2 वीडियो और इस चैप्टर का हो सकता है, मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए, मैक्सिमम 2, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो श्योर है। तो ये जो है आप ये काम कीजिएगा कि कभी भी वीडियो देखते समय आप इसका नोट्स बनाते चलें, बगैर नोट्स के आपकी पढ़ाई पूरी तरह से संभव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।